सो हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आपको क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर का पार्ट 2 चैप्टर में आपका स्वागत है। तो इसमें हम लोग 5 मार्क्स का जो ब्रीफ आंसर आपसे मांगा जाएगा, उसमें 4 क्वेश्चन हम पार्ट 1 में किए थे। पार्ट 2 में और हम 3-4 क्वेश्चन करने जाएंगे और जो 15 मार्क्स का जिसमें लॉन्ग आंसर मांगा जाता है उसका हम 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे। तो इसको वीडियो को बारीकी से आप अंत तक देखिए आपको, और इससे नोट डाउन ले लीजिए, आपको परीक्षा में बहुत काम आएगा। और याद रखिएगा मेरा जो नेक्स्ट है ये पार्ट 2 खत्म होते ही मेरा एमसीक्यू सीरीज शुरू हो जाएगी। तो एमसीक्यू सीरीज में हम आपको वादा करते हैं हफ्ता में 4 से 5 वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा और आपका रिकॉर्ड में रख दीजिएगा कि आपको जब परीक्षा आएगा तो वो काम आएगी। क्या कि बहुत सारे परीक्षा है इसका बाद वो होने वाला है लॉकडाउन खुलने के बाद। तो तब तक चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 का, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 2। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, हम इधर लिखे हैं। 6 नंबर शॉर्ट आंसर है इसलिए बाएं तरफ लिखे हैं। 5 नंबर है मेडिकली इंपॉर्टेंट वायरसेस। तो मेडिकली इंपॉर्टेंट वायरसेस ग्रीन से लिखा हुआ है आरएनए वायरसेस, और यहाँ ग्रीन से फिर डीएनए वायरसेस। तो आरएनए वायरसेस में हम यहाँ 6 या 7 वायरस का चर्चा किए हैं, जो कि टोगा वायरसेस फैमिली से क्या है, इक्विन इनकेफेलाइटिस वायरस जिसके लिए इनकेफेलाइटिस बीमारी होती है, येलो फीवर वायरस जिसके लिए येलो फीवर बीमारी, रूबेला वायरस जिसके लिए रूबेला बीमारी। फिर रियो वायरसेस ग्रुप में है क्या, रोटा वायरस। रोटा वायरस में आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो पेट, अक्सर पेट खराब को हम लोग डायरिया कह देते हैं, लेकिन उसमें तरह तरह का, कॉमनली इसको हम लोग गैस्ट्रोएंटेराइटिस ग्रुप में आप पहले लाते हैं। फिर रैबिडो वायरसेस में रैबीज वायरस जिससे आपका रैबीज बीमारी होती है। फिर पैरामिक्सो वायरसेस जिसमें माम्स वायरस है, माम्स बीमारी के लिए, मीजल्स वायरस है, मीजल्स के लिए। फिर पिको आरएनए वायरस, ऐसे प्रोनाउंसिएशन होगा, पिको आरएनए वायरसेस। इसमें पोलियो वायरसेस जिसके लिए पोलियो माइलेटिस, मेनिंजाइटिस और एनकेफेलाइटिस जैसे बीमारी होती है। ह्यूमन राइनो वायरसेस जिसके लिए कॉमन कोल्ड होते हैं, इसलिए कॉमन कोल्ड को हम इसे भी राइनाइटिस भी बोलते हैं, मतलब जिसको रानी नोज बोलते हैं इंग्लिश में। फिर रेट्रोवायरसेस जो है वो लेंटिवायरस ग्रुप में आता है, HIV-1, HIV-2 जिसके लिए एड्स बीमारी होती है, और ऑन्कोवायरसेस जो कि कुछ एसोसिएटेड विथ ल्यूकोमिया एंड सार्कोमा, कैंसर से एसोसिएटेड बीमारी होती है। फिर कोरोना वायरसेस ग्रुप में जो बीमारी होती है सार्स। डीएनए वायरस में हार्पिस वायरसेस, हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से जिसको HSV बोलते हैं, टाइप 1 से होती है एनकेफेलाइटिस और कॉन्जंक्टिवाइटिस जिसको बांग्ला में कॉमनली जॉय बांग्ला बोलते हैं। फिर हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 से जेनिटल हार्पिस, ये बहुत दर्दनाशक होती है, दर्ददायी होते हैं, सॉरी। एडिनो वायरसेस है कि एडिनो वायरसेस ग्रुप में रेस्पिरेटरी एंड आई इंफेक्शन होती है। और पेपिलोमा वायरसेस ह्यूमन वार्ड वायरस, वार्ड जैसे स्मॉल वार्ड होती है, स्मॉल ट्यूमर जैसे होती है, वार्ड एंड पेपिलोमास होते हैं। आपको आंसर देखने में बड़ा लग रहा है, शायद आपको याद भी ज्यादा रखने होगा, लेकिन वायरस के बारे में आपको एज ए लैब टेक्नीशियन, एज ए लैब टेक्नोलॉजिस्ट यू मस्ट नो अबाउट कॉमन दिस वायरस ओनली। आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, कम से कम इतना तो जानकारी आपको होने का जरूरत है। नंबर 6 है सम वायरल ड्रग्स। नंबर 6 क्वेश्चन है वायरल ड्रग। 5 में था मेडिकली इंपॉर्टेंट वायरसेस, इसलिए हम 6 को बाद में बता दें। अब वायरल ड्रग्स क्या होती है, जिससे वायरस का हम जिसे एंटी बैक्टीरियल ड्रग जो होती है वो तो बहुत सारे उपलब्ध है, वायरस एंटीवायरस ड्रग्स बहुत कम है। जो एक नंबर है एसिक्लोविर जिसमें हार्पिस सिम्प्लेक्स और वेरिसेला जोस्टर में काम आती है। ये वेरिसेला जोस्टर भी एक तरह का हार्पिस है। फिर एमांटाडाइन इन्फ्लुएंजा ए में काम आती है। सीडोफोविर ये हार्पिस सिम्प्लेक्स और साइटोमेगालोवायरस
इन्फेक्शन में काम आती है। डिडानोसाइन HIV-1 और HIV-2 में काम आती है। एंटीकेविर HBV यानी हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन में काम आती है। गैंसिक्लोविर जो कि साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्शन में काम आती है। इंडिवेनिर जो कि HIV-1 और HIV-2 इन्फेक्शन में काम आती है। ओसेल्टामिविर इन्फ्लुएंजा ए एंड इन्फ्लुएंजा बी में काम आती है। वैलासाइक्लोविर जो कि हार्पिस वायरस इन्फेक्शन में काम आती है। और जीडोवुडिन HIV-1, HIV-2 एंड HTLV ह्यूमन टी टाइप लिम्फोसाइटिक वायरस जो बीमारी होती है वो 1 टाइप में काम आती है। और जो अभी कोरोना वायरस लेके जो सबसे एक ड्रग जो सबसे चर्चा में है फ्लैविपिराविर मेनली RNA वायरस पर काम करती है, खास कर इन्फ्लुएंजा में। तो चलिए इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, हम जब बोर्ड रैप कर रहे थे तो हमको नजर आया कि हम एक तो गलती लिखे थे MEASCLES मीजल्स को हम लिखे थे, दैट वाज रॉन्ग। इसका ओरिजिनल ये सी नहीं होगी, यहाँ पर सी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हम गलती लिखे थे। तो चलिए, तो अभी आ गया नंबर 7, पार्ट 3 का नंबर 7 जो क्वेश्चन है। पार्ट 3 नंबर 7 क्वेश्चन में है कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। तो हम इसको बहुत लेंदी नहीं किए वीडियो को, तो इसका एक बाकायदा एक बहुत बढ़िया एक हम डेफिनेशन विद प्रोसीजर लिखा हुआ है। वो है फर्स्ट ईयर का माइक्रोबायोलॉजी 1 एंड पैरासाइटोलॉजी 1 ब्रैकेट में 1 ये करके। अब देखिएगा वीडियो इसका आगे, एक वीडियो आगे जिसका 2 मार्क का आंसर था, 2 मार्क्स कैरी था, वो 41 मिनट्स ऑनवर्ड्स देख लीजिएगा। माइक्रोबायोलॉजी 1 एंड पैरासाइटोलॉजी जो चैप्टर का नाम था 1 ब्रैकेट में 1 था, वो 41 मिनट्स ऑनवर्ड 2 मिनट का था। उसको काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके साथ ये वाला आप जोड़ लीजिए कि एक्शन मैकेनिज्म। हम देखिए एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट ये लिखने से ये बोर्ड खत्म नहीं होगी, ये बोर्ड में नहीं समाएगा और 2 बार लिखने पड़ेगा हमको। तो ये उसको हम इसको डाले उसको किए, ये आपसे नहीं जानना चाहता है। एग्जामिनर वांट टू नो कि इसका विषय में आपको कितना गहराई तक नॉलेज है, हाउ द डीप नॉलेज यू हैव। तो इसको एक्शन मैकेनिज्म क्या है इसी को हम दोहराएंगे कि किस तरीके से यहाँ 6 एक्शन मैकेनिज्म दिए। बहुत छोटा आंसर है, ये 3-4 लाइन का है, उसका साथ ये वाला जोड़ लीजिएगा। एक्शन मैकेनिज्म क्या है कि एंटीबायोटिक कैसे काम करती है। इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, यानी बैक्टीरिया जिसका रैपिड रिप्रोडक्शन होता है, मतलब नॉर्मली उसको बोला जाता है कि स्टैंडर्ड 20 मिनट्स में उसको रेप्लिकेशन होती है। तो 15 to 20 मिनट्स में जब दूसरा बनती है तब वो इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बनने ही नहीं देता है। कौन सा ड्रग? एम्पिसिलिन, सेफोटैक्सिन एंड सेफ्ट्राक्सोन। एम्पिसिलिन, सेफोटैक्सिन एंड सेफ्ट्राक्सोन। 2 नंबर है कैसे वो एक्शन कर रहा है कि रप्चर सेल वॉल तो बना लिया, उसको रप्चर कैसे करेगा? पॉलीमिक्सिन जो एंटीबायोटिक है वो रप्चर कर देती है। 3 नंबर मैकेनिज्म है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, यानी उसका जो आरएनए डीएनए जो प्रोटीन जो बनेगी उसी में उसको इनहिबिट करेगा। क्या करेगा? कौन कौन करेगा? टेट्रासाइक्लिन्स, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोराम्फेनिकोल। फिर इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड प्रोडक्शन, वही आरएनए डीएनए प्रोडक्शन में कौन काम करेगा? रिफाम्पिसिन, नैलिडिक्सिक एसिड, ट्राइमेथोप्रिन। यानी ये लोग को हर एक एक्शन का अलग अलग है। जो यही दवाई हम लोग खाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि सब बैक्टीरिया को मार देगा, लेकिन मारेगा तो उसका अलग अलग तरीका से। कोई टांग तोड़ के मार देता है, कोई गला काट के मार देता है, कोई गोली मार के मार देता है, कोई फांसी में लटका के। तो इस तरह का एक्शन में आपका जो मेडिसिन है वो भी एक्शन इसी तरह करता है। तो फिर इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस, आरएनए बनने नहीं देगा, रिफाम्पिसिन। फिर इंटरफियर फॉलिक एसिड पाथवे, फॉलिक एसिड का जो पाथवे है उसी को इनहिबिट कर देगा सल्फोनामाइड। तो ये बहुत छोटा आंसर है, इसको बाकायदे इसको उतार लीजिएगा थोड़ा कष्ट करके।
फिर है 8 नंबर क्वेश्चन है स्ट्रिक प्लेट मेथड। तो स्ट्रिक प्लेट मेथड देखिए हम नहीं किए हैं, कहा है कि ये स्ट्रिक प्लेट इसको बाकायदा लिखने का बहुत लिखिएगा, इतना बड़ा आंसर हो जाएगा, बेकार का आंसर है। ये स्ट्रिक प्लेट आपको याद होगा, ये क्लास नोट्स में देखिएगा कि हम लोग इस तरह से इस तरीके से स्ट्रिक प्लेट करते हैं, इस तरीके से करते हैं, फिर इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, फिर इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह है स्ट्रिक प्लेट। तो ये स्ट्रिक प्लेट मेथड हम क्लास में भी कराए, देख लीजिएगा। फिर है अभी चलते हैं सेक्शन 4 में, जो कि 15 मार्क्स कैरी करता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। देखिए फिर ये लिखने जाइएगा तो ये बोर्ड हमको 2 बार 3 बार लिखने पड़ेगी। तो ये इतना आंसर को जटिल मत कीजिए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। वो जानना चाहते हैं कि इसमें आपको नॉलेज का डेप्थ है कि नहीं। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए हम जब टेस्ट करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हम लास्ट में करते हैं, लेकिन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जब आंसर शीट है पहले चला गया, क्या है कि इसी में वो जांच कर लेगा एग्जामिनर कि आप जानते हैं कि नहीं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, द टेस्ट इज इंपॉर्टेंट इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज, यानी स्ट्रेप्टोकोकल डिजीज के बाद ये इन्वेस्टिगेशन का जरूरत ज्यादा है। Most complications are developed at a stage when it is not possible to isolate streptococcus, that is group A in culture। तो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जबकि हम कल्चर के जरिए उसको आइसोलेट नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन, पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाती है। In 80 to 85% of the patients with rheumatic fever there is a rise in ASO antibody, यानी ये जो पेशेंट का है 82 जिसका र्यूमेटिक फीवर है, र्यूमेटिक आर्थराइटिस का साथ इसको मिक्सअप मत कीजिएगा, र्यूमेटिक फीवर, इसमें एएसओ एंटीबॉडी का पीक चला जाता है, व्हिच इज हाईएस्ट सून आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज। डिजीज होने के तुरंत बाद एएसओ एंटीबॉडी बहुत शरीर में बढ़ जाता है। इन द सेकेंड वीक द लेवल यूजुअली बिगिंस टू फॉल, यानी सेकेंड वीक से के बाद से ये जो राइज जो पीक गया था, पीक कार्ड फिर डिक्लाइन होने लगती है। टेस्ट मेथड्स, देखिए टेस्ट मेथड्स, ये सारे टेस्ट मेथड है, इसको लिखना तो बहुत असंभव है आपका एग्जामिनेशन का कॉपी में। तो देखिए 1 नंबर है सेमी क्वांटिटेटिव स्लाइड एक्लूट्रेशन मेथड। ये अभी भी बहुत लैब में होती है, लेकिन ये सेमी क्वांटिटेटिव है। क्या है इसका, वही आपको फास्ट राउंड है, पॉजिटिव नेगेटिव डिटेक्ट करना है, फिर 1:2 1:4 इस तरीके से जाना है। तो इसमें रिएजेंट क्या है, लैटेक्स पार्टिकल कोटेड विद एएसओ एंटीजन से द्वारा लैटेक्स पार्टिकल का कोट किया जाता है। सेकेंड जो है बी है क्वांटिटेटिव ट्यूब मेथड। इसमें रिएजेंट क्या आती है, 1 नंबर एएसओ एंटीजन जो यहाँ भी लैटेक्स पार्टिकल में कोट किया हुआ है, यहाँ कोट नहीं किया हुआ, डायरेक्ट एएसओ एंटीजन है, और वास्ट रेड सेल ग्रुप ओ, जबकि इसका हम लाइक दैट पुम टेस्ट जैसा हम वो सेल का हेमोलिसिस देखते हैं, वास्ट रेड सेल लेते हैं। सी है क्वांटिटेटिव पार्टिकल एनहांस्ड इम्यूनोटार्बिडीमेट्री, जिसको हम लोग कॉमनली कोलोरीमेट्रिक टेस्ट नहीं तो फोटोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। तो ये ज्यादातर लैब में अभी किया जाता है, क्वांटिटेटिव पार्टिकल्स एनहांस्ड इम्यूनोटार्बिडीमेट्री। आपको हम बार बार क्लास में बताया कि आपका पास जो सेमी ऑटो एनालाइजर है, दैट कैन मेजर कलर, दैट कैन मेजर टार्बिडिटी आल्सो। सो टार्बिडिटी मेजरमेंट के लिए आप सेमी ऑटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल ऑटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है, फोटोमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जेनरेटेड टार्बिडिटी, यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही टार्बिडिटी बढ़ेगा, उतना ही रीडिंग ज्यादा आएगा। जितना कॉम्प्लेक्स कम बनेगी तो उतना टार्बिडिटी कम बनेगी, रीडिंग भी कम आएगी। लैटेक्स पार्टिकल कोटेड विद एएसओ एंटीजन एजी विद द एएसओ एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द सीरम, यह है इसका प्रिंसिपल। एंटीजन एंटीबॉडी का सिंपल सा रिएक्शन हो रहा है जो कि टार्बिडिटी बना रही है। सैंपल क्या है, सीरम है। रिएजेंट क्या है, यहाँ R1 हम बाद में लिखे हैं। तो रिएजेंट है फॉस्फेट वाफर R1 और लैटेक्स सस्पेंशन जो कि एएसओ एंटीजन कोटेड है वो है R2।
अभी ऐसे प्रोग्राम देखिए, इसी से आपको समझ में आ जाएगी। इतना आप लोग किए हैं क्लास में, बहुत आसान होगी आपके पास। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? फिक्स टाइप, यानी 2 पॉइंट, यानी इनिशियल जो भी आप बोले। फिक्स टाइप यानी 2 मेजरमेंट का वो क्या लेगी? डिफरेंस ऑफ द मेजर एब्जॉर्बेंस, डिफरेंस ऑफ द एब्जॉर्बेंस, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ऑफ एब्जॉर्बेंस, डेल्टा ऑफ एब्जॉर्बेंस। ठीक है, डेल्टा ऑफ एब्जॉर्बेंस। स्लोप ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीजिंग, मतलब एंटीजन एंड एंटीबॉडी जितना रहेगी उतना ही आपका टार्बिडिटी बढ़ेगी। वेवलेंथ है, एक ही वेवलेंथ का यूज किए हैं, वेवलेंथ 1 578 नैनोमीटर। रिएजेंट वॉल्यूम R1:R2 5:1 लिख दिए। हम काहे लिए लिखे हैं कि आप हो सकते हैं कि आप अगर ऑटो में करते हैं, पूरा ऑटो एनालाइजर में, तब ये देखिए 5:1 अकॉर्डिंग टू मशीन आपका लेने होगा। अगर आप सेमी ऑटो में करते हैं तो सेमी ऑटो में 5:1, तो सबसे बढ़िया क्या है कि हमको सेमी ऑटो में मिनिमम दरकार है 1000 माइक्रोलीटर। तो 1000 डिवाइडेड बाई 6, ये 5 + 1 6, कोई भी पूरा नंबर नहीं आ रही है। तो इसको हम सबसे सेमी ऑटो में जब करते हैं, सबसे आसान है 1200 माइक्रोलीटर ले लिए, डिवाइडेड बाई 6 किए तो 200 माइक्रोलीटर। तो R2 लिए 200, R1 1000, तो 1200 हो गया। अब जब हम सेमी ऑटो में कर रहे हैं तब मेरा सैंपल वॉल्यूम 10 माइक्रोलीटर। जब हम फुल ऑटो में कर रहे हैं तब फुल ऑटो में जो आपका कुवेट साइज होता है, हम पहले बोले जो छोटा रिएक्शन कुवेट होती है, उसमें ये कुवेट जो साइज होती है, ये कुवेट जनरली अप टू 300 माइक्रोलीटर ले सकते हैं। तो 300 रख के चलिए, फिर 300 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा? 50 माइक्रोलीटर। यानी R1 आपको लेना है 5 × 50 यानी 250 माइक्रोलीटर, और R2 लेना है 50 माइक्रोलीटर, उसका साथ सैंपल 2 माइक्रोलीटर। तो उसी तरीके से इसलिए हम उसको लिख दिए 5:1। रीडिंग क्या है? टाइम 1 3 मिनट, टाइम 2 5 मिनट, यानी 2 रीडिंग होगी। इसका जो रेफरेंस है, जिसको हम लोग कॉमनली नॉर्मल वैल्यू बोलते हैं, नॉर्मल वैल्यू मत बोलिए। अभी आप लोग बहुत दिन हो गया, सेकेंड ईयर पास करने जा रहे हैं, कल इंडस्ट्री में जाइएगा, तो बाकायदा इसको रेफरेंस रेंज बोलिए। ये है लेस देन 200 IU, इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर पर ml, लेस देन, यानी ये है इसका रेफरेंस रेंज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन सेक्शन 4 का। तो इस वीडियो का आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन मेरा है मांटू टेस्ट। तो मांटू टेस्ट, कोई इसको प्रोनाउंस करता है मैंटॉक्स, बट कॉमनली इट इज नोन एज मांटू टेस्ट। एक्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है। The Mantoux test or Mendel-Mantoux test is a tool for screening tuberculosis. उसको पूरा लिखिएगा टीबी हम It is one of the major tuberculin screen test used around the world. पूरे विश्व में इसको यही टेस्ट चलती है, largely replacing multiple puncture test like time test. इसका पहले multiple puncture करके time test होती थी, उसको रिप्लेस किया। The tuberculin reaction was first described by Robert Koch in 1890. 1890 में इसको रॉबर्ट कॉक ने टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किए थे, while the test was in 1907 1907 में। रिएजेंट क्या है? PPD, Purified Protein Derivative, is a precipitate of species non-specific molecules. सेम स्पीसीज का है बट नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिल्ट्रेट्स ऑफ स्टेरिलाइज्ड कंसेंट्रेटेड कल्चर्स। यानी टीबी नॉन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को लिए कंसेंट्रेटेड कल्चर से उसको स्टेरिलाइज कर लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या है? 5 TU मतलब ट्यूबरकुलिन यूनिट्स। 5 TU का मतलब है 50,000 ट्यूबरकुलिन यूनिट्स पर 0.1 ml यानी 100 माइक्रोलीटर। एपरेटस क्या है? इंसुलिन सिरिंज, हम लोग कॉमनली इसको इंसुलिन सिरिंज बोलते थे, अभी इसको सिंपल 1 ml सिरिंज विथ 26 गॉज निडल, जिसका निडल
का लेंथ बहुत छोटी होती है। प्रोसीजर क्या है, एसेप्टिक द साइट विथ स्पिरिट कॉटन स्वाब, यानी स्पिरिट कॉटन से आप साइट को घस लिए। कहा, फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म का यहाँ पर ये दिया जाता है। ठीक है, 0.1 ml PPD is to be injected on the flexor aspect of the forearm. 3 नंबर है, the injection should be given between the layers of the skin and not subcutaneously. सबक्यूटेनियसली मतलब हो गया चमड़ा का नीचे, और ये बोल रहा है कि आप एपिथेलियल और मेसोडर्मल लेयर का बीच में दीजिए। इसको देने का वक्त वो थोड़ा फूल जाएगा, तभी आपको पता चलेगा कि यू आर इंजेक्टेड करेक्टली, यू हैव डन द जॉब करेक्टली। द इंजेक्शन साइट टू बी एग्जामिन्ड आफ्टर 48 to 72 आवर्स। आस्क द पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे, नॉट टू रब, इसको रगड़ना नहीं है। हॉट और कोल्ड कंप्रेशन, हॉट और कोल्ड कोई भी कंप्रेशन नहीं, काहे कि फूल जाएगा। उसका घर वाले बोलेगा अरे हॉट गर्म पानी से सेक करो, कोई बोलेगा ठंडा पानी से बर्फ लगा दो, कुछ नहीं करना है। और यूजिंग ऑयल और सोप्स टू द वेरी साइट, बस ऑयल और सोप बस उतना ही भर जगह में ना यूज करे ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी ये 48 से 72 घंटा आप कृपया इस सब का इस्तेमाल ना करें। पेशेंट को हमको ये एडवाइस सर्व करनी है। ये एक्शन मैकेनिज्म आप ऊपर में भी लिख सकते हैं, मतलब ये मेंटोक्स टेस्ट का बाद रिएजेंट के ऊपर भी लिख सकते हैं, हम बाद में लिखे हैं आपको समझाने के लिए, आप इसको ऊपर में भी डाल सकते हैं, रिएजेंट के जस्ट ऊपर में। एक्शन मैकेनिज्म क्या है, The response is a classical example of delayed type hypersensitivity, यानी DTH reaction, a type 4 of hypersensitivity, type 4 hypersensitivity जो कि delayed type है। इसका रिएक्शन कैसे होती है, T cell lymphocyte and myeloid cells are attached to the site of reaction, यानी इस in the time frame of 1 to 3 days, यानी इसका दौरान ये T cell lymphocytes and myeloid cells are attached to the site and generate local inflammation, यानी लोकली ये फूल जाती है, इन्फ्लेम करता है। अब रीडिंग क्या है, एरिथीमा, जिसको हम लोग ये टर्म यूज जानिएगा, ये टर्म उल्टा पुल्टा रेडनेस मत बोलिएगा, तब सोचेगा आप लैब का आदमी नहीं है, बाहर का कहीं है। एरिथीमा बोलते हैं, एरिथीमा मतलब रेडनेस है, शुड नॉट बी मेजर्ड, यानी कितना लाल हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब क्या है, इंड्यूरेशन हमको मेजर करना है, टू बी मेजर। इंड्यूरेशन क्या है, पैल्पेबल मतलब जो हिलता है, रेज्ड मतलब फूल गया तो रेज हुआ, हार्डेंड यानी कठिन हो जाता है, शॉक्ट हो जाए, हार्डेंड एरिया यानी हिल, जस्ट लाइक ए सीस्ट, ये हिलता भी है। क्या मेजरमेंट है, ये 6 से 9 मिलीमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवोकल, यानी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, और सी है लेस देन इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर, दैट इज नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव कब आ सकती है, डायबिटीज, लॉन्ग डायबिटीज पेशेंट का, हेल्थ वर्कर जो कि खास करके सिस्टर लोग जो टीबी वार्ड में ड्यूटी करते हैं, जिसका बहुत ज्यादा एक्सपोजर होती है, ल्यूकेमिक पेशेंट और CRF यानी एंड स्टेज ऑफ किडनी डिजीज। फॉल्स नेगेटिव किस में आ सकती है, रिसेंट टीबी इंफेक्शन लेस देन 8 वीक्स, 8 हफ्ता से कम अगर हुआ है टीबी इंफेक्शन तो उसमें नेगेटिव आ सकती है, और इम्यूनो सप्रेसिव ट्रीटमेंट जिसको चल रहा है, ये सब पेशेंट को नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव आ सकती है। अभी जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्लास नोट है, इसलिए आज पूरा हम आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा, परीक्षा का समय है। इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप, बाकायदा आपको पूरा चार्ट हम बना दिए, और ये नहीं तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर का भी चार्ट दिया हुआ है, वहां से भी आप ले सकते हैं, जो कि 1 ब्रैकेट में 2 में आएगा, नहीं तो 1 ब्रैकेट में 1 में आएगा। इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स, ये आप जानते हैं, वाइड विरल टेस्ट, इसका भी आपके पास नोट दिया हुआ है।
तो 4 क्वेश्चन में तो आपका 2 क्वेश्चन हम करा दिए, 3 ये दोनों ही क्लास में किया हुआ है। कोई भी आप आंसर लिखिएगा और नेक्स्ट वीक से हर एक दिन मोटा मोटी हफ्ता में 4 से 5 हम MCQ अपलोड करेंगे। आप लोग उसको जरूर फॉलो कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।